नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज से आपको झींगा की क्लास हम लोग देंगे क्योंकि हमारे खेत में आ चुका है झींगा के लिए पौंड। आपको बता दें कि हमारे पास यहाँ पर दो पौंड हैं। एक आपकी क्लास के लिए है और एक जो है वो हमारी कमाई के लिए है। वो जो प्लाट है वो है 1.5 एकड़ का, ये है 1 एकड़ का। उसके अंदर झींगा छोड़ा हुआ है, अभी लगभग 20-25 दिन हो गए हैं। लेकिन ये वाला जो पौंड है इसके अंदर अभी हमने जो है झींगा नहीं छोड़ा, अभी पानी भर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी क्लास 1 में मैं आपको बता दूं कि आपको कैसा पौंड बनाना है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि पौंड की जो गहराई है वो हमने 7 फीट रख ली है, जिसके अंदर 4 फीट तक पानी रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जब हम ऐसा पौंड बनाते हैं तो इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। हमारा पौंड जो है अर्थन पौंड है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन जो है वो पानी ज़्यादा सोखती नहीं है, और सोखती भी है तो हम कद्दू कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर रोटावेटर चला चला कर पानी के अंदर और ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं, लगभग जैसे चावल के खेत में बनाते हैं। तो हमने ये कद्दू करके तैयार कर रखा है। लेकिन जिस एरिया में ज़मीन ज़्यादा पानी खींचती है उन लोगों को लाइनर पौंड जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, यानी कि अंदर पेपर बिछाना रहता है। जब लोग पेपर बिछाते हैं तो उनको एक काम और करना पड़ता है कि बीच का हिस्सा इस तरह रखेंगे और बीच के अंदर जो पानी बाहर खींचने के लिए, गंदगी बाहर खींचने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम यानी एक पाइप लगानी पड़ती है और बाहर पंप लगाना पड़ता है। और हर 15 दिन बाद नीचे का माल जो है उसको खींचना पड़ता है। वो माल कौन सा होता है? वो होती है गंदगी। एक तो झींगा की पोटी और एक झींगा का खाना। झींगा का खाना जब 1 महीने तक हम देंगे इसको, तो जैसे उसमें ब्लाइंड फीड कर रहे हैं हम, तो ब्लाइंड फीड जब करते हैं तो कितना वेस्ट हो रहा है और कितना झींगा खा पा रहा है हमें थोड़ी पता चलता है। तो जो बचा हुआ खाना है और उसकी झींगा की पोटी है, उसको जो पेपर वाला पौंड होता है, लाइनर पौंड जो होते हैं जिनके अंदर पेपर लगा दिया जाता है, उसके अंदर वो गल तो सकते नहीं है, तो वो बीच में इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि जब पानी रोटेट करता है तो घूमेगा पानी, तो कोई भी चीज़ जो है वो पानी से जो भारी होगी वो बीच में आकर रुक जाएगी। तो वो सारा मटेरियल बीच में इकट्ठा होता रहता है, ऐसे बीच में पाइप होती है तो वो खींच के बाहर निकाल देती है। हमारा पौंड है अर्थन पौंड, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं। झींगा पोटी करे, झींगा उल्टी करे, वो सबका सब मिट्टी में गल जाना है। तो पहला दिन की क्लास यही है कि आपको जो पौंड बनाना है उसकी हाइट चाहे 10 फीट रखिए, चाहे 7 फीट रखिए, चाहे 5 फीट रखिए, लेकिन उसके अंदर कम से कम 4 फीट तक पानी खड़ा हो सके, इस तरह की हाइट रखनी है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो आपकी ज़मीन पानी सोखती है तो आपको लाइनर बनाना है, वरना जो अर्थन पौंड है हमारा, ऐसा पौंड बना लेना है। अब दोस्तों आपको बता दूं, आज तो ये भर रहा है, 2-3 दिन में ये भर जाएगा। तब आएगी आपकी दूसरी दिन की क्लास, यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, या पानी के अंदर जो कोई ट्रीटमेंट करना है, जो दवाइयाँ डालनी हैं, जो मिनरल्स डालने हैं, वो क्या चीज़ देखकर डालने हैं और कैसे डालने हैं। और उसके बाद में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपका झींगा मछली की क्लास सेकंड में स्वागत है, यानी दूसरी क्लास में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि इस पानी को ट्रीट कैसे किया जाए। अब इस पानी को ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि कल हम इसमें झींगा छोड़ेंगे, तो उससे पहले इस पानी को ट्रीट करना है। और ट्रीट करने का क्या तरीका होता है वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो हमारे यहाँ पे उधर आपको कुछ ड्रम दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर ड्रम दिखाई दे रहे हैं, तो उन ड्रमों के थ्रू हम इस पानी को जो है ट्रीट करेंगे। उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर डाली जाएंगी। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह ड्रम में अच्छे से घोल लेना है। सबसे पहले हम इस ड्रम में घोलेंगे 300 किलो पोटास, पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में 100 किलो मैग्नीशियम, और उसके बाद में 40 किलो मिनरल्स के अंदर सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम होगा। इनको अच्छे से मिक्स करना है। तीनों चीज़ों को अलग अलग घोलना है और अलग अलग घोल बनाकर उस घोल को तालाब में डाल देना है। तो दोस्तों, जितना मटेरियल आपको मैंने बताया उसे आपको इसके अंदर घोलना है, और घोलने के बाद इस पाइप के थ्रू वहाँ पर पहुँचा देना है। वहाँ पर जब एरिएटर चलेगा यानी पंखा चलेगा तो वो पूरे पानी में वो सारी चीज़ें पहुँचा देगा। तो ऐसे आप ड्रम जो हैं वो अपने प्लांट के अंदर लगा सकते हैं। ये ड्रम इसी काम का है, इसके अंदर पोटास वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी इसके अंदर घोल दो और वहाँ से चली जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों को आज हमने ट्रीट करना सिखाया, और कल सिखाएंगे कि किस तरह से इस प्लाट में से झींगा निकालकर उस प्लाट में डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज है आपकी झींगा मछली पालन की तीसरी क्लास का दिन।
आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उस तालाब से इस तालाब के अंदर मछलियां शिफ्ट करेंगे। जो बीज हमने उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लाट जो है वो एक वक्त में तैयार नहीं हो पाए, इसलिए जो बीज उसमें हमने डाला था वो बीज जब 5-6 ग्राम का हो गया, पर मछली 5 ग्राम की हो गई, तब हम वहां से उठा उठा के इसमें डाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वहां से हम जाल में पकड़ रहे हैं और फिर इस तालाब में उन मछलियों को छोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास जल्दी तालाब तैयार ना हो तो सबसे अच्छा फार्मूला है कि एक ही तालाब के अंदर आप उन्हें पाल लीजिए और उसके बाद दूसरे में शिफ्ट कर दीजिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब ए पोंड में से मछलियों को निकालकर बी पोंड में डालेंगे, क्योंकि आपको पता है बी पोंड हमारे पास पहले तैयार जल्दी नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने 2 लाख मछलियां जो थी, जो 2.5 एकड़ में छोड़नी थी, उसे हमने केवल 1 एकड़ के ही पोंड में छोड़ दी थी। तो आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर बात यह है कि ए पोंड की मछलियां बी पोंड में ट्रांसफर होने जा रही है। 1 लाख मछलियां बी पोंड में ट्रांसफर करनी है। उनको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका तरीका और पूरी विधि इसी वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले भैया जो हैं ये एक इसमें जाल फेंक रहे हैं। अब इस जाल में मछलियां आ जाएंगी। पूरी विधि ध्यान से देख लीजिए, भैया बड़े एक्सपर्ट हैं, इसीलिए ये सब कर पाते हैं। अगर डायरेक्ट बीज डालना हो तो डायरेक्ट बीज तो डल ही जाता है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये 1 महीने बाद हम कर रहे हैं, जब मछली 5 ग्राम की हो चुकी है। भैया ने जाल डाला, अब दूसरे भैया अंदर आए, वो अब जाल को इकट्ठा करना शुरू करेंगे और उसके बाद में और भी 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अभी जब ये जाल डाला था तो मछलियाँ फुदक रही थी, वो भी आपको दिखाई दिया होगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन मछलियों को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये जाली आ गई, अब ये जाली अंदर लगाई जाएगी, इसके अंदर इस पूरे जाल को उठाकर रखा जाएगा। वो देखो सामने जो येलो टी शर्ट वाले भैया, उन्होंने उठाकर अब इसे उठाकर शुरू कर दिया रखना। अब ये इकट्ठे करके पूरा सब मछलियों को रख देंगे। मछलियां अंदर फुदक भी रही होंगी जाल के अंदर, आपको दिखाई भी दे रही होंगी। ये देखिए, करीब से देखिए, आपको फुदकती हुई मछलियां यहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी। जाल के अंदर रखा। अब आप सोचेंगे भी कैलकुलेट, इतनी सारी 1 लाख मछलियों को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या इनको पकड़ पकड़ के उधर फेंकेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्या किया, हर मछली का वेट कर लिया। हर मछली का वेट लगभग एवरेज आ रहा है 5 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इनको तौल लेंगे। यहां पर ये वेट करने के लिए मशीन रखी हुई है, इसके ऊपर रखा जाएगा। इनको तौल लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 5 किलो, या मान लो इसमें 40 किलो मछली आ गई एक जाल में, तो 40 किलो जो मछली एक जाल में आई है उसके अंदर कितनी मछलियां हो जाएंगी, 40 किलो के अंदर कितनी मछलियां हो जाएंगी, ये तय हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको पूरा जो है अंदर उतारा जाएगा, इन मछलियों को इधर वाले पोंड के अंदर। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी विधि है जिनके यहाँ पर पोंड जल्दी तैयार नहीं हो पाते। होता क्या है दोस्तों, आप सब्सिडी लेते हैं, सारा कुछ मतलब फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, लाइट कनेक्शन लेते हैं, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं, उन सब में इतना झंझट होता है, इतना टाइम लग जाता है कि आप लोगों के पास 2 पोंड तैयार करने का टाइम ही नहीं होता। तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जुलाई लास्ट है। तो अगर आपको जुलाई तक आपकी मोटर वगैरह लग गई तो 1 पोंड तैयार करिए, उस पर पूरा टाइम दीजिए, उसको पूरा पानी से भर लीजिए और उसके बाद उसके अंदर बीज छोड़ दीजिए और उस बीज को 1 से 1.5 महीने के बाद आप वहां से उठाकर दूसरे पोंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस तकनीक से हमने इनको किया है। एक भैया उधर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बाल्टी से कुछ डाल रहे हैं, तो वो पोटास वगैरह डाल रहे हैं। कैसे पानी को ट्रीट किया जाता है, पोटास कितनी डालनी होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी। क्लास 2 हम इसके लिए प्लेलिस्ट बना देते हैं, जिसके अंदर झींगा क्लास 1, झींगा क्लास 2 और झींगा के बारे में और भी जो वीडियो है वो सारी एक जगह डाल दी जाएंगी, तो आपको वहां से नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भी बनता है। अब इस जाल को इतना हिलाया क्यों जा रहा है, ये आपके अंदर क्वेश्चन होगा। तो बता दूं दोस्तों, 5 ग्राम की मछली है, बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं, और ये जाल जाल जो है इसके कोने में भी रह जाती है, साइडों में भी रह जाती है, तो उनको अच्छे से पकड़ना होता है। अब ये वाले भैया क्या कर रहे हैं, ये फीड डाल रहे हैं। फीड इसलिए डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर और मछली आ जाए और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये भैया अकेला यही काम करते जा रहे हैं, बस थोड़ा 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 फीड डालते जा रहे हैं और एक साइड में मछलियों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये वाले भैया जो हैं ये जाल फेंक रहे हैं और अब जाल को अच्छे से साफ कर रहे हैं कि एक भी मछली उसके अंदर ना रह जाए, क्योंकि अगर मछली 2-3 मिनट बाहर रह गई पानी से तो मर जाएगी। 1-1.5-2 मिनट के अंदर ये सारा काम करना होता है। तो आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया।
दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि झींगा मछली जो है उसका फीड कैसे तैयार किया जाता है। उसे जो हम ब्लाइंड फीड देते हैं वो कैसे देनी होती है। तो आपको बता दूं कि अक्सर होता क्या है कि जब आप प्लांट लगाते हैं और जब झींगा का बीज लेते हैं और ये सब पूरा प्रोसेस करेंगे तब आपको एक चार्ट मिल जाएगा। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको जो उसकी फीड है उसको तय करना है। शुरुआत के कुछ दिनों तक, एक महीने तक तकरीबन इसकी ब्लाइंड फीड चलती है। उसके बाद में आप चेक ट्रे से चेक करके फीड तैयार करते हैं। तो आज हमारे पास जो झींगा है हम उसमें ब्लाइंड फीड देने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा झींगा एक महीना नहीं हुआ। खैर, ब्लाइंड फीड जो होती है उसको देने का क्या हिसाब होता है, उसके जो जितने आपने उसके अंदर झींगा छोड़े हैं उसके हिसाब से तय होता है। और वो चार्ट जो है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहता है कि क्या क्या मिलाना है। जैसे आज हमारी जो सुबह की फीड है, वैसे आपको अभी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से सुबह से शाम तक देना होता है। लेकिन आज जो सुबह की फीड हम दे रहे हैं तो इसके अंदर जो है 4800 ग्राम जो है ये फीड है और इसके अंदर जो है इम्यूनोशील्ड डाला जाएगा। इम्यूनोशील्ड एक दवाई होती है जिसका घोल हमने पानी के अंदर मिलाकर तैयार कर लिया है। उसी के साथ साथ इम्यूनोशील्ड अगर हम डालते हैं तो वो डायरेक्ट तो इसके अंदर चिपकेगी नहीं, तो उसको चिपकाने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लेंडर के अंदर इम्यूनोशील्ड डाली, इम्यूनोशील्ड के अंदर थोड़ा पानी डाला और घोल तैयार किया, और उस घोल को अब हम जो है इस फीड के अंदर मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलाएंगे तो इसका जो भी दाना होगा उसके ऊपर वो लग जाएगा। और इम्यूनोशील्ड इसलिए डाला जाता है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है झींगा का वो मजबूत रहे। इस तरह से इसको पूरा अच्छे से मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद जो इसके अंदर का जो पानी है इसको मिलाया जाएगा, यानी इम्यूनोशील्ड और ब्लेंडर के साथ है तो ये हर एक बीज के जो ये फीड का दाना है इसके साथ चिपक जाएगी और उसके बाद हम उनको फीड करेंगे। होता क्या है दोस्तों, सबसे मुश्किल दौर पहला महीना ही होता है, उस वक्त जब हम ब्लेंडर फीड जो है वो देते हैं। ब्लाइंड फीड के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ब्लाइंड फीड के अंदर ये आती है कि हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारा झींगा कितनी फीड खा रहा है और कितनी वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब एक महीने हो जाएगा तब हम जो है दूसरे तरीके से फीड देंगे, यानी चेक ट्रे में चेक करके तब हम आपको एक एक जानकारी उसके बारे में जरूर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर ट्रक आ चुका है, झींगा अब इसमें लोड होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं। जैसे जाल मारा जाएगा और जाल मारकर झींगा निकाला जाएगा, नीली ट्रे में झींगा डाला जाएगा। उसके बाद उस सफ़ेद जो आपको वहाँ पे कंटेनर दिखाई दे रहा है उसके अंदर धोया जाएगा और फिर जो येलो कलर की जो ट्रे है इनके अंदर बर्फ़ लगी हुई है, पूरी अच्छे से आइसिंग हुई हुई है, तो उसके अंदर झींगा को डाल दिया जाएगा और फिर ये कैरेट जो है, ये ट्रे जो है, इनको इसके अंदर रख दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इस ट्रक के अंदर अच्छे से आइसिंग हुई हुई है और पूरा झींगा अच्छे से साफ करके उसके अंदर लोड कर दिया जाएगा। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोल भाव होगा और पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे पूरा झींगा इधर से निकाल कर इधर रखा जाएगा, फिर उनका मोल भाव होगा, वो अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाता हूं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दो प्लाट हमारे पास हैं, एक उधर एक इधर, और इधर ट्रक खड़ा है। तो अब होगा क्या, ये इसके अंदर जाल लगा रहे हैं, बहुत लंबा जाल है, उधर से पूरा का पूरा जाल जो है इधर बिछाया जा रहा है और इसमें से झींगा इकट्ठा कर लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये तालाब खाली हो जाएगा तब उधर वाले तालाब का जो झींगा उसको निकाल के इसके थ्रू इधर ले आएंगे, यानी पानी के अंदर अंदर खींच के ले आएंगे। तो उससे इनको बेनिफिट ये होगा कि उठाना थोड़ा आसान हो जाएगा और इसीलिए ये पहला ये तालाब खाली करेंगे, झींगा इसमें से निकालेंगे और फिर उसमें से निकाला जाएगा। तो ये देखिए कितना लंबा जाल है, एक आदमी आगे आगे इसको दबाते हुए चल रहा है और एक आदमी जो है वो पीछे से उसको छोड़ रहा है, दो आदमी आगे खींच रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस है, बहुत लंबा जाल है। एक साइड से इन्होंने बिछाना शुरू किया है और पूरे के पूरे तालाब के अंदर इसे बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जैसे जाल है, उधर से पूरा का पूरा जाल मार के एक एरिया पे जाल को इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद इनके पास जो छोटे जाली वाले बैग है उनके अंदर यहाँ से झींगा पकड़कर उसके अंदर डाला जा रहा है और उधर वो देखिए कैरेट के अंदर लेके जाया जा रहा है। वहाँ पे कैरेट के अंदर ये जो झोला भैया के हाथ में है, ये वाला झोला है, इसके अंदर ये भर भर के ला रहे हैं और उसमें डाला जा रहा है। लगभग 20-25 किलो एक कैरेट में झींगा जो है वो आ जाता है। तो दोस्तों ये जो जाल है इसके अंदर अब झींगा भर के लाए हैं, उसी मेन जाल से निकाल के इनमें छोटे में जाल में भरा जा रहा है और अब इस कैरेट पे डाला जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर खुले में डाल रहे हैं, पूरे सब कैरेट भर दिए जाएंगे और उसके बाद इनको तोला जाएगा और तोलेंगे उस वक्त इनके काउंट निकाला जाएगा कि कितना काउंट झींगा हुआ और उसी के हिसाब से भाव रेट तय होगा। तो दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पर वेट मशीन दिखाई दे रही है इसमें 00 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैरेट खाली है
अब इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने, यानी जो व्यापारी आए हैं, उन्होंने कुछ झींगा उठाया, रैंडम उठाया और वो डाल दिया। यह हुआ 4 किलो 790 ग्राम। इसके बाद में हमने उठाया कुछ रैंडम झींगा और वो डाल दिया। ये हुआ कुल जो वेट था, टोटल वेट हो गया 10 किलो 840 ग्राम। अब क्या हुआ, हमने जो 10 किलो 840 ग्राम, दोनों ने, व्यापारी और किसान ने, दोनों ने मिलकर जो झींगा इकट्ठा किया, उसका पीस गिन लिए। तो ये कुल हो गए 448 पीस 10 किलो 840 ग्राम में, यानी कि पर केजी के अंदर आ गया 41.32, यानी कि हम काउंट मान के चल रहे हैं कि 41 काउंट हमारा यहाँ पे आ गया। आपको मैंने बताया था कि 40 काउंट आता है, यानी कि 1 किलो के अंदर अगर 40 पीस आते हैं तो 380 किलो रेट होता है। यहाँ पर क्या हुआ, 41 आया, 41 आया तो 5 रुपए और कम रेट हो गया, यानी कि ये जो झींगा, पहले तालाब का झींगा जो हमने निकाला, वो 375 रुपए किलो बिका है। अब और क्या होगा, अगर ये 39 हो जाता, 38 हो जाता, तो वो 5 रुपए रेट बढ़ जाता। 39 होता तो 385, 38 होता तो 390 ये होता, लेकिन हमारा 41 आया तो 375 रुपए किलो के हिसाब से इसका रेट हो गया। दूसरे तालाब का रेट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बात ध्यान रहे, हमारा जो झींगा है 41 काउंट आया, यानी कि 1 केजी के अंदर 41 पीस। अब 41 को 1 केजी यानी 1000 ग्राम से डिवाइड कर लीजिए, 24 पॉइंट समथिंग यानी 25 ग्राम के करीब एक पीस का वेट यहाँ पे हो गया। और ये व्यापारी हो चाहे किसान हो, दोनों रैंडम उठाते हैं। पहले जाल मारा जाता है, काफ़ी सारे जो ये कैरेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये भर लिए जाते हैं, और फिर इन्हीं में से जो है रैंडम उठाया जाता है जब इसका भाव किया जाता है। अब रही बात कि अब इनका क्या हो रहा है, तो अब ये 26-26 किलो तोल कर इसके अंदर भर रहे हैं। अंदर बर्फ लगी हुई है, तो बर्फ के अंदर डाल के वो यहाँ से ब्लू में भर रहे, वहाँ से पानी में धो रहे, और ऊपर जाकर येलो वाला जो कंटेनर दिखाई दे रहा है उसके अंदर बर्फ है, और उसके अंदर डाल के ऊपर बर्फ डाल दी जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अभी आप मेरे साथ रुकिएगा, हम देखेंगे कि हमारे पहले तालाब में जहाँ पर हाई डेंसिटी के अंदर हमने झींगा रखा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में झींगा रखा था, वहाँ पे 375 रुपए किलो के हिसाब से बिका है, यानी 41 काउंट आया है। तो दूसरा तालाब जो है जिसमें हमने लो डेंसिटी पर, यानी बहुत कम बच्चे थे और तालाब बहुत खुला था, तो वहां पर बच्चों का साइज भी बड़ा है, वेट भी ज्यादा होगा, तो उसका कितना रेट आता है वो अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, पहले प्लाट की मछली निकल गई है। पहले प्लाट के अंदर 38 क्विंटल 61 किलो मछली हुई है और 375 रुपए के भाव वो बिक चुकी है। वो गाड़ी में लोड कर दी गई है। उसका कुल पेमेंट जो हुआ वो हुआ 14,47,875 रुपए, जो इस गाड़ी के चलने से पहले पहले हमारे अकाउंट में, मतलब किसान के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अब रही बात दूसरे प्लाट की, तो इसका काउंट दोबारा से किया जाएगा, दोबारा से इसका भाव लगाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले में लगाया था। और अभी उनकी गाड़ी भी काफ़ी भर गई है, तो इसीलिए ये है कि भाई इसमें से अभी 15 क्विंटल निकालेंगे। तो जो कल की वीडियो होगी उसको हम इसी वीडियो के अंदर कल भी कंटिन्यू करेंगे, जब सुबह सुबह ये लोग दोबारा से 10-15 क्विंटल जो बची हुई और मछली होगी वो लेने आएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी में जो है वेट फुल हो गया है, तो दूसरी गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अभी 15 क्विंटल इस दूसरे प्लाट से निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों प्रॉपर जो जानकारी है, जो अभी लाइव जो हो रहा है, वो जानकारी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। तो दोस्तों, दूसरे प्लाट का झींगा आ चुका है, अब होगा इसका भाव रेट। तो सबसे पहले येलो टी शर्ट में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में कैरेट है, ये है व्यापारी आदमी। तो ये एक ऐसे कैरेट की पहचान कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे छोटा झींगा है, क्योंकि इनको रैंडम निकालना है उसमें से भाव तय करने के लिए। तो इनको पसंद आया ये वाला कैरेट, तो इन्होंने पहली प्लेट इसके अंदर निकालनी शुरू कर दी। तो अब इसी के अंदर से निकालेंगे और रैंडम निकालना है इन्हें। यहाँ से ये 4-5 किलो उठाएंगे और वेट मशीन पर जो रखा हुआ कैरेट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ये उसके अंदर अपना जाकर ये झींगा निकाला है जो ये उड़ेल देंगे। उसके बाद बारी आएगी हमारे भैया की। वो चाहते हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा झींगा है उस कैरेट में से निकालना, यानी व्यापारी चाहता है छोटा झींगा निकालना, और जो हमारे भैया हैं वो चाहेंगे बड़ा झींगा निकालना, ताकि फिर वेट इनके फेवर में आए। तो इन्होंने कितना डाल दिया, इन्होंने डाल दिया 5 किलो 780 ग्राम, ये डाला है व्यापारी आदमी ने। अब देखते हैं हमारे वाले भैया कौन से कैरेट को चुनते हैं जिसमें सबसे बड़ा झींगा है, क्योंकि जितना बड़ा झींगा होगा उतने कम काउंट, यानी कि 30 आएगा तो हमें 480 का रेट मिल जाएगा, अगर आएगा 40 तो फिर हमें
जो है 380 का रेट मिलेगा। तो इसीलिए हमें बड़ा झींगा ढूंढना है, जिस कैरेट में पूरा बड़ा झींगा है वही डालेंगे। हमें लग रहा है कि इसमें बड़ा है, तो भैया ने हमारे इसमें से निकालना शुरू कर दिया है। अब ये इसमें से निकालेंगे, और जो वो वाले भैया उसमें डाल के आए हैं वेट मशीन के ऊपर, उसी में इसको जाकर डाल देना है। तो जितना टोटल वेट होगा फिर उसमें से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाला था। तो लो जी, इन्होंने भी अपना पूरा का पूरा उड़ेल दिया। ये लीजिए, इन्होंने साइड हो जाओ भाई, वेट देखने दो कितना हो गया। इन्होंने पूरा उड़ेल दिया, तो ये आया 10 किलो 880 ग्राम। अब इस 10 किलो 880 ग्राम का काउंट होगा, यानी एक एक पीस गिना जाएगा और अंत में यह तय होगा कि कितना काउंट निकल चुका है। तो जल्दी जल्दी अभी शुरू होगी गिनती। तो दोस्तों गिनती अब शुरू हो चुकी है। जितना कम पीस 1 किलो के अंदर आएगा उतना ज्यादा भाव हमको मिलेगा। तो इसका जो काउंट है वो फाइनल काउंटिंग होने के बाद पता चला कि 31.5 काउंट आया है, यानी कि 1 किलो के अंदर 31.5 आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल भाव इसका लगेगा 468 रुपए। अगर 30 आता तो 480, अगर 31 आता तो 472, और आया है 31.5, तो हमें भाव मिलेगा 468 रुपए। यह क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों उस दिन 31.5 काउंट हमारा आ गया था। जैसा मैंने आपको बताया 468 रुपए केजी के हिसाब से भाव तय हो गया था। तो जब दीपावली वाले दिन ये लोग आए तो इनकी गाड़ी फुल हो गई थी, तो दूसरे तालाब में से केवल मात्र 12 क्विंटल 15 किलो 500 ग्राम ये लेकर जा पाए थे, और बाकी की बची हुई झींगा आज ये लेकर जाएंगे। तो दूसरे तालाब के अंदर कितनी होगी ये अभी थोड़ी सी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के अगले 3 मिनट मेरे साथ और बने रहिएगा। उस दिन मैंने कमाई समेत सारी चीजें बता दी थी, लेकिन अब हम दोनों तालाबों की जितनी टोटल कमाई होगी और जितना भी टोटल जो कॉस्ट निकलेगा वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों दूसरे तालाब से जो माल निकाला गया है वो हो गया 13 क्विंटल 73 किलो 200 ग्राम। परसों निकाला गया था दूसरे तालाब से, वो था 12 क्विंटल 15 किलो 500 ग्राम। ये 468 के भाव बिका। तो 25 क्विंटल 88 किलो 700 ग्राम गुना में 468, हमारे जो टोटल अमाउंट थी वो निकल आई 12,11,511 रुपए। दूसरे तालाब से कितनी कमाई हुई 12,11,511। पहले तालाब से कितनी कलेक्शन हुई थी 14,47,875। टोटल कैलकुलेशन कितनी हो गई, टोटल कैलकुलेशन हो गई 26,59,386 रुपए, यानी कि झींगा बेचकर इतना पैसा आ गया। अब इसके प्लस में कर दो सब्सिडी 8,40,000 रुपए, तो टोटल हो गया 34,99,386। तो ये हो गई हमारी टोटल कमाई, क्योंकि सब्सिडी भी एक कमाई है। और वैसे आपको बता दूं खर्चा कौन सी दवाई पर कितना आया ये सब तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, पूरी लिस्ट जो हमारे पास है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि 20 लाख से कम हमारा खर्चा आया है। 20 लाख से कम खर्चे का मतलब है कि कुल हमारे पास लगभग 15 लाख रुपए की ऊपर की कमाई हो जाएगी। और अगली बार जब हम करेंगे तो ये 20 लाख का जो खर्चा है इसमें 11-12 लाख का तो सेटअप है अकेला, बाकी का फीड है। तो अगली बार वो सेटअप का रुपया नहीं लगेगा, तो अगली बार कमाई 10-12 लाख और बढ़ जाएगी। तो ये हुआ है दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर झींगा का पूरा जो मतलब हमने अमाउंट और सब चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अब आप जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे भेज दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपने पहले की वीडियो पे भेजे हैं झींगा को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उनको हम एक साथ करेंगे। और अगली वीडियो जो आएगी उसमें जब खर्चा, कब ऑक्सीजन पर कितना खर्चा आया, कितना खर्चा उसकी फीड पर आया, वो सब अगली वीडियो में आपको समझा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों हमने झींगा की फार्मिंग की, उसकी हार्वेस्टिंग भी की, और उस वीडियो में ज्यादातर लोगों के यही सवाल थे कि आपको खर्चा कितना आया, कौन सी चीज में कितना रुपया लगा। तो हमने अपने घर के सारे बिल इकट्ठे कर लिए, जितने भी झींगा से संबंधित हमारा खर्चा आया उसके, और झींगा मछली प्लांट में हमें कितना रुपया बचा, कितना हमारा लगा, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी है। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मैं आपको हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा। पौंड की कंस्ट्रक्शन हो, ट्रैक्टर का तेल हो, कार का तेल हो, एरिएटर का खर्चा हो, चाहे वो वायरिंग का खर्चा हो, बोरवेल का खर्चा हो, वो फीड हो, वो सीड हो, वो वाटर
टेस्टिंग किट हो, मिनरल्स हो, मेडिसिन हो, हर एक चीज, लेबर को कितना पैसा दिया, हर एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप झींगा की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि हमारा खर्चा कितना आया और उसके बाद खर्चा कहां कहां कितना आता है और आपका खर्चा कितना आ सकता है, हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कैपिटल कॉस्ट जो है, यानी कि वो इनकम जो हमने एक बार, वो पैसा जो एक बार हमने लगा दिया, अगली बार वो पैसा हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा हमारा लगा 8,90,458 रुपए। अब वो रुपया लगा कहां पर, तो वो आपको बता देता हूं। एरिएटर चाहिए होते हैं पानी को घुमाने के लिए, 8 एरिएटर आए, एक एरिएटर आया 33,000 रुपए का, तो 2,64,000 रुपए तो उसके हो गए। पौंड बनाया था हमने, खैर हमारे पास खुद के ट्रैक्टर थे, अगर आप ट्रैक्टर वाला बाहर से लाते हो तो वो कुछ और खर्चा ले लेता, लेकिन हमने जो पौंड बनाया उसमें हमारा 1,00,000 रुपए का खर्चा आया। तेल और जो ट्रैक्टर एक दो किराए पर मंगवाए उनका कुल मिलाकर या ड्राइवर का मिलाकर 1,00,000 रुपए उसका खर्चा आया। एरिएटर का कितना हो गया, 2,64,000। पौंड कंस्ट्रक्शन का हो गया 1,00,000। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हमारे यहां पर एक जियो का टावर है, वहां से हमारे घर तक लाइन आई थी क्योंकि घर के बिल्कुल पास में था पौंड, उसका खर्चा लग गया 1,00,000 रुपए। बोरवेल, अब ट्यूबवेल जो हमने लगाया उसका लग गया 1,20,000 रुपए और वायरिंग इसका लग गया 1,00,000 रुपए, ये हो गया 6,84,000 रुपए। उसके बाद में कुछ पाइपें वगैरह दबाई तो 58,458 रुपए उस पर लग गया। अब आप कहेंगे कि बचा हुआ 1,48,000 काम पे लगा, तो वो जो बचा हुआ 1,48,000 रुपया है वो हमारा लग गया, हो सकता है आपका ना लगे। अब उसमें क्या सीन था, हमारा एक तो ट्यूबवेल जो पहले करवाया वो खराब हो गया, तो दोबारा ट्यूबवेल करवाना पड़ा, तो 1,00,000 उस पर लग गया। उसके बाद में मोटर खराब हो गई, पुरानी मोटर हमने सबमर्सिबल डाली थी तो सोचा कि पुरानी वाली खींच देगी पानी, लेकिन वो फिर बार बार दिक्कत दे रही थी, कभी मोटर शॉर्ट हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है, पानी पूरा नहीं हो पा रहा था, तो हमें बीज डालने की जल्दबाजी भी थी, हमने लेट कर दिया था, इसलिए फिर हम एक नई मोटर लाए थे 48,000 रुपए की, तो 1,48,000 रुपए वो हो गए। टोटल हो गया 8,90,458 रुपए। ये तो हमने एक बार इन्वेस्ट करना था, कर दिया। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, कि जब हमने इस पौंड को चलाया तब हमारा कितना खर्चा आया। तो जो हमने इस पौंड को चलाया तो उसके अंदर स्टार्टिंग में गुड़ और राइस पॉलिश लगी। ये गुड़ और राइस पॉलिश क्यों लगते हैं, प्लैंकटॉन्स पैदा करने के लिए, उसके अंदर तालाब के अंदर प्लैंकटॉन्स, हरवाई जिसको कहते हैं ना, वो पैदा करने के लिए लगते हैं। तो वो आए हमारे 8,600 रुपए के, जिसमें 500 रुपए की यीस्ट थी और 8,100 रुपए का गुड़ और वो राइस पॉलिश था। उसके बाद में हमने बीज जो है, मछली के बच्चे जो मंगवाए, वो मंगवाए 2.5 लाख बच्चे, 60 पैसे का एक बच्चा हमें मिला, तो हमारे लगे 1.5 लाख रुपए वहां पे। उसके बाद में हमारा लगा फीड का खर्चा जो सबसे ज्यादा था। फीड जैसे पहले मंगवाई 6261 रुपए की, फिर 29,218 की, फिर 33,000, फिर 61,600, फिर 88,000, फिर 3,41,000, फिर 15,400, फिर 11,000, तो कुल मिलाकर फीड का जो खर्चा था 66 क्विंटल 75 किलो फीड हमारी लग गई 5,85,779 रुपए की, यानी 5,85,479 रुपए की हमारी फीड लग गई। अब मिनरल्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सुपर मिक्स, साल्ट, ये सब हमारा कितना लग गया, ये हमारा लग गया 1,59,110 रुपए का। अब इसमें भी आपको बता देता हूं, बारिश अगर ना होती, पानी तो हमें इसमें खारा पानी चाहिए, बारिश हो जाती है तो पानी की जो साल्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, मीठा होने लगता है पानी तालाब का, तो उसके अंदर डालने के लिए साल्ट चाहिए था, तो वो 3,140 रुपए का साल्ट एक्स्ट्रा लग गया। हो सकता है 1,59,110 रुपए में से आपका 3,140 वो ना लगे, खैर मोटा मोटा अंदाजा आपको बता देता हूं। उसके बाद हमने मेडिसिन लगवाई, जो मेडिसिन उसमें दी मछलियों को, वो जैसे काफी मेडिसिन थी, हाइड्रोइस्ट था, इम्यूनोशील्ड था, विटासी थी, मोल्टेम 2 था,
प्रो एक्वा था, क्लोरीन थी, KMNO4 था, लाइम था, जियोलाइट था, एक्वाचिप था, प्रोसोल था, ऑक्सीजन था। ये कुल मिलाकर हमारा लग गया 89,675 रुपए का। अब इसमें एक कहानी और बता देता हूं। अगर आप, हमने क्या था, दो प्लाट थे हमारे पास, एक में हमने डाले थे 90,000 बच्चे और एक में डाले थे 1,40,000 बच्चे। तो जिसमें हाई डेंसिटी के अंदर हमने डाल दिए, हाई डेंसिटी के अंदर जिसमें डाले, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती थी, इसीलिए ये 20,220 रुपए के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग गई। और जिसमें हमने कम बच्चे डाले थे उसमें बीमारियां कम लगी थी, जिसमें 90,000 बच्चे थे पौंड में, पौंड नंबर 2 था जो, उसमें कम बच्चे डाले थे तो उसमें बीमारियां कम थी, उसमें ऑक्सीजन और इन चीजों का खर्चा कम लगा था। खैर, हमारा यहां पर आ गया 89,675 रुपए का खर्चा मेडिसिन का। अब बात करते हैं बाइंडर जेल की। बाइंडर जेल क्या होती है, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, कुछ इस प्रकार का थंबनेल होगा, उसका देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइंडर जेल वो जेल होती है जब मेडिसिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, जो भी चीजें देते हैं तो वो फीड के साथ मिला के देते हैं, तो फीड के ऊपर बाइंडर लगा देते हैं। बाइंडर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो फीड के ऊपर लग जाता है और फिर जब जो भी दवाइयां देते हैं वो उसके साथ चिपक जाती हैं। तो बाइंडर जेल हमारी लग गई 7450 रुपए की। अब वाटर टेस्टिंग किट भी हम लाए थे, 2 किट लाए थे हम। एपीआई किट थी 3100 रुपए की और एक मीटर था वो ऑक्सीजन वगैरह जांच करने के लिए, 17,000 रुपए का वो आ गया। तो ये खर्चा हो गया, ये रनिंग कॉस्ट है सारी जो बता रहा हूं मैं। फिर जनरेटर का, पानी का, कार का फ्यूल, ट्रैक्टर का फ्यूल, ये सब लगा हमारा 35,000 रुपए का। फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जिसकी वजह से वीडियो लेट हो रही थी, वो तकरीबन 1 लाख रुपए की है। तकरीबन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अभी भरा नहीं गया है, तो भरेंगे तब पता लग जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए का बिल है तो वो 1 लाख ही भरना होगा। कम, थोड़ा बहुत कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4-5 हजार रुपए कम हो जाए, तो 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गया। हार्वेस्टिंग कॉस्ट 15,000 रुपए लेबर वालों ने लिए तालाब में से मछली निकालने के, 9,000 रुपए और लग गए। वो कुछ तो दीपावली का दिन था और कुछ एक दिन बाद में भी वो दोबारा आए थे, तो कुछ वैसे भी देना ही होता है आपको, तो 24,000 रुपए हार्वेस्टिंग कॉस्ट आ गया हमारा। तो ये हमारा टोटल रनिंग कॉस्ट जो है वो बन गया, ये सारा का सारा कैलकुलेट करें तो 11,79,414 रुपीज, ये हमारा आ गया रनिंग कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट अगर हम जोड़ें तो वो कितना हो गया, 8,90,000 रुपए जो है, 8,90,458 रुपए तो आ गया कैपिटल कॉस्ट। 11,79,414 रुपीज ये हो गया रनिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा आ गया 20,69,872 रुपीज, ये आ गया हमारा। अब आप कहेंगे कि कमाई कितनी हुई फिर, तो कमाई के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था झींगा के बारे में, हमारी पूरी क्लास बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 वीडियो बनी हुई हैं, तो वो सारी वीडियो आप देखिएगा, इसी वीडियो के एंड में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, पूरी सीरीज देखिएगा। तो अब उसमें मैंने बताया था कि कितने काउंट लगा और कैसे कमाई हुई। तो जो पौंड 1 था जिसके अंदर 1,40,000 बच्चे हमने छोड़े, उसके अंदर हमें 31 काउंट लगा था, 375, 41 काउंट लगा था, 375 रुपए का रेट लगा था, 3861 किलो टोटल वजन हुआ था मछलियों का। 14,47,875 रुपए पहले पौंड से कमाई हुई, दूसरे में 31.5 काउंट निकला था तो उसका रेट था 468 रुपए। वो उस वीडियो में अच्छे से समझ आएगा काउंट कैसे निकाला जाता है, वो सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इस प्रकार के थंबनेल वाली वीडियो होगी। इसमें निकला था 25 क्विंटल 88 किलो 700 ग्राम माल, यानी 12,11,511 रुपए का, दोनों पौंड का मिला के, यानी 2.5 एकड़ जमीन के अंदर 2 पौंड जो हमने बनाए थे, उन दोनों पौंड का मिला के हमें जो वहां से माल निकला उसका रुपया मिला 26,59,386 रुपए। अब कमाई निकालनी है तो टोटल जितना खर्चा आया उसमें से हम घटा देते हैं, तो 26,59,386 माइनस 20,69,872 रुपए, हमें बचे 5,89,514 रुपीज, ये हमें डायरेक्ट बच गए उससे। इसके प्लस में कर दो 8,40,000 रुपए सब्सिडी,
तो टोटल हो गए 14,29,514 रुपए जो हमारा प्रॉफिट आएगा। अब सब्सिडी का क्वेश्चन आ रहे थे, तो सब्सिडी के बारे में आपको बता देता हूं। सब्सिडी का दोस्तों ये होता है कि महिला के नाम पे जमीन है या अपनी लीज पर जमीन ली हुई है, ठेके पे ली हुई है, वो भी महिला के नाम पे है, तो आपको मिलेंगे 60% सब्सिडी। और गवर्नमेंट लगभग 14 लाख या 14.5 लाख के आसपास के बिल लेकर उनके ऊपर 60% देती है। तो अगर हम 14 लाख के हिसाब से माने तो लगभग 8,40,000 रुपए सब्सिडी हो जाती है। और अगर पुरुष के नाम पर है तो 40%, तो लगभग 6,40,000 के करीब हो जाती है। अगर आप सोचेंगे कि 20 लाख रुपया खर्चा आ गया, पूरी एक एक चीज का बिल हम सरकार को दे दें और उससे 20 लाख के ऊपर हम जो है 60% सब्सिडी ले लें, तो वो सरकार के अधिकारी अप्रूव नहीं करेंगे। उसके पीछे एक कारण है। अब हमारा बोरवेल खराब हुआ तो किसका हुआ? हमारा हुआ। गलती किसकी? हमारी। कोई रीजन रहा होगा। नई मोटर लगाई हमने, हमारी गलती की वजह से हुआ ना। रियल कॉस्ट अगर आप देखेंगे, जो इसको अब फीड है, फीड भी हमने एक तालाब में ज्यादा दिया। ब्लाइंड फीड जब डालना होता है तब हमने ज्यादा फीड डाल दिया, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं 10-15 दिन, तब ब्लाइंड फीड चलता है, तब हमने फीड ज्यादा डाल दिया। ऑक्सीजन की बाल्टियों की जरूरत पड़ी तो किसकी गलती? हमारी गलती थी, क्योंकि हमने हाई डेंसिटी में एक प्लांट में डाल दिया, दूसरे में लो डेंसिटी में, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनका सरकार नहीं देगी, तो वो ऊपर का जो 4-5 लाख रुपया जो है, 5-6 लाख, वो हमें नहीं मिलेगा। 14 लाख के हिसाब से हमें 8,40,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि वो महिला के नाम पे पौंड था। तो कुल मिलाकर जो है हमारी कमाई जो है वो 14,29,514 रुपए हो गई। और अगली बार जब हम करेंगे तो उसमें केवल मात्र रनिंग कॉस्ट जो है वो लगेगी। कुछ इस बार हम समझदार हो गए तो रनिंग कॉस्ट भी अगली बार कम लगेगी, कैपिटल कॉस्ट अगली बार नहीं लगेगी। तो ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो हमने झींगा का काम किया उसका बायोडाटा था। मैंने एक एक चीज जितनी हमने नोट कर रखी थी, कार के तेल से लेके डॉक्टर के खर्चे तक, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप लोगों के जो कमेंट थे उनमें ज्यादातर कमेंट ये थे कि ये खारे पानी में होता है या फिर मीठे पानी में। तो आपको बता दूं, हमारे यहां पर मीठा पानी जो है वो 100 फुट के करीब मिल जाता है, 90-96 फुट के करीब अच्छा पानी मिल जाता है मीठा। लेकिन हमें चाहिए था खारा पानी, क्योंकि जो ये झींगा मछली है, झींगा मछली आपकी होती ही खारे पानी में। तो उन कमेंट्स का आपको जवाब मिल गया होगा। अब रही बात कि कहां कहां कर सकते हैं, तो भाई देखो, गर्मी के मौसम में ये खेती की जाती है, तो जहां जहां गर्म इलाका है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्वेश्चन आ रहे थे पश्चिम बंगाल से, उड़िया से, आपका छत्तीसगढ़ से, और उत्तर प्रदेश से और बिहार से, कि भाई हम लोग अपने यहां पर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। हम हरियाणा से हैं, हमारे यहां पर जितना रेट मिलता है उससे 50-60 रुपए आपको फालतू मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से गाड़ी जब हमारे यहां पे आती है लेने तो वो हमें 50-60 रुपए कम देती है रेट, आपके यहां पर ज्यादा देगी। तो आप तो 100% कर सकते हैं। कैविटी फोड़िए जमीन में, बहुत खारा पानी है, निकालिए और उसमें झींगा का जो पालन है वो कीजिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पर जो वैरायटी आपने यूज की वो टाइगर फिश थी या दूसरी थी, तो उसका मैंने नाम लिखा था, थोड़ा मुझे भी नाम मुश्किल लगा उसका, पी वानामाई, ये उसकी वैरायटी थी। मैं नाम लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। तो ये उसकी वैरायटी थी, पी वानामाई। टाइगर श्रिम्प भी लोग करते हैं, लेकिन टाइगर श्रिम्प का ये दिक्कत है कि उसके अंदर थोड़ी बीमारियां ज्यादा आती है। ये बीज जो है, ये नया बीज है, इसके अंदर बीमारियां थोड़ी कम आती हैं, तो इसीलिए हमने इसको लिया था। और बाकी दोस्तों ऐसा है कि आप कैसी मेहनत करते हैं, रात रात को जगना पड़ता है, क्योंकि दिन में तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो मछलियां चल फिर लेती हैं, पूरा सही रहता है, लेकिन रात को ऑक्सीजन लेवल नीचा चला जाता है। इस वजह से आपको एरिएटर चलाने पड़ते हैं, और एरिएटर चलाएंगे तो उसके लिए आपको रात को उठना पड़ेगा। फीड तो आपको दिन दिन में डालना है, लेकिन रात को भी मछली को जगाए रखना है, स्ट्रेस में नहीं जाने देना। और बाकी हमारा जो ज्यादा खर्चा आया मेडिसिन वगैरह पे, उसका एक रीजन ये भी था कि हम थोड़े अनजान थे, और इस वजह से हमने सबसे बड़ी गलती क्या की, हमने थोड़ा लेट शुरू किया। हमने जुलाई लास्ट में डाला, हमें डालना चाहिए था मई जून के अंदर। मई के अंदर डालते तो आगे ठंड कम आती, ठंड कम आती, उस टाइम में
झींगा जो है ठंड में ग्रोथ कम कर देती है, तो उससे पहले पहले हमारा कॉस्ट जो है इनकम ज़्यादा होता। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम ये काम करेंगे तो हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। खैर दोस्तों, मुझे लगता है आपके लगभग सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा दोबारा से आपके सारे के सारे कमेंट्स का जवाब देने का। पूरी कॉस्ट आपको बता दी, और हाँ, खारे पानी में ही होगा, मीठे पानी में नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी कर लीजिए। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्यापारी कहां से आएगा, मार्केट कहां पे है? तो जिस आदमी से फीड खरीदोगे ना, वो अपने आप बता देगा व्यापारी कहां से आएगा। हमारे यहां पे आंध्र प्रदेश से गाड़ी आई, वेस्ट बंगाल से आई, और बस इतना अनाउंस करने की जरूरत थी हमें कि हमें हार्वेस्ट करवाना है भाई, व्यापारी आ जाओ। बायर्स की लाइन लग जाती है, 7-8 बायर आएंगे, जिसका रेट आपको सबसे अच्छा लगे उसका रेट, मतलब जो आपको आदमी ठीक लगे, रेट तो क्योंकि ऑन द स्पॉट होता है, जो आदमी आपको ठीक लगे लगभग, तो उससे आप करवा लीजिए। अलग अलग पॉन्ड होते हैं, उनके अलग अलग रेट होते हैं, बायर्स की लाइन लग जाती है। जो अच्छा बायर आपका सीड जिससे आप खरीदोगे वो बता देगा आपको कि फलां बायर है, तो बायर की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पूरा मतलब इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश से, आपका वेस्ट बंगाल से, इधर के एरिया से गाड़ियाँ आएंगी और भर भर के लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हार्वेस्टिंग के लिए तो कहने की जरूरत है कि आ जाओ, जनता आ जाएगी। खैर दोस्तों, अब आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी 4-5 वीडियो, सारी की सारी वीडियो झींगा की पूरी सीरीज बनाई हुई है कि पॉलीथीन क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो सब चीजें, तो ये इन वीडियोस में आप देख लीजिएगा। लगभग सवाल दूसरी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। खैर देखते रहिए एबीसी इंडिया।